नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब से ये भारत में मौजूदा हुकूमत आई है, तकरीबन 9 साल हो गए इसको, मोदी की हुकूमत को, तो इसको पर्यावरण की, जैसे हिंदुस्तानी में बोलते हैं या पाकिस्तान की ज़ुबान में बोलेंगे कि माहौलियाती आलूदगी का बहुत ख्याल रहता है, पोल्यूशन का बहुत ख्याल रहता है। और पोल्यूशन को बढ़ाने में ख़ास तौर पर एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में जो है, हमारी जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, जिसमें भी पेट्रोल डीजल वगैरह इस्तेमाल। नाज़रीन, हमारी जो भी गाड़ियां हैं, कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, ये सभी जो भी फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। और इनकी जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी वो जो गैसेस निकलती हैं हवा में, वो मिलती रहती हैं और एयर को पोल्यूट करती रहती हैं। और इसकी वजह से जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ जो ओजोन लेयर है ना, वो घटता चला जा रहा है। और उसकी घटने की वजह से फिर सूरज से आए हुए जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, वो लोगों के खारिश और ईचिंग का सबब बनते हैं और कई स्किन की डिजीज़ हो जाती है उससे। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये मौजूदा हुकूमत ने शुरू से ही, आते ही ये अपनी कोशिश शुरू कर दी कि जितना हो सके जो है पेट्रोल की जगह पे दूसरी गाड़ियों को मुतारिफ किया जाए। और इस सिलसिले में बिजली की गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रकें भी आ गई हैं, बसें भी आ गई हैं, ट्रेन तो खैर बहुत सारी बिजली पे वैसे भी चलती है हिंदुस्तान में। तो वो जो एक तो बिजली की वजह से, और दूसरे फिर हमने ये भी बताया था आपको कि वो हाइड्रोजन की गाड़ियाँ, जो ग्रीन हाइड्रोजन के कारखाने लगाए जा रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था कि कारखाना लगाने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। और वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो इस्तेमाल होंगे, तो उससे तो एफ्लुएंट जो है सिर्फ पानी बनता है, यानी वो माहौल को कुछ भी गंदा नहीं करता। अच्छा, ये फिर 2014 से जब से ये हुकूमत आई ना, तो इन्होंने उस वक़्त जल्दी में यही सोचा कि क्यों ना हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएं। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल इथाइल अल्कोहल है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। और उसके जलने से जो है वो टॉक्सिक फ्यूम्स नहीं निकलते। अच्छा, ये पहले 2014 से अभी 1.5% मिलाना शुरू किया, फिर बढ़ते कुछ दिनों के बिल तक 10% तक ये पहुंच गए थे। अभी चंद रोज़ के बिल वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने E20 लॉन्च किया, यानी वो फ्यूल जिसमें इथेनॉल की जो है ना 20% मिलाया जाए। अच्छा, अभी हम आपको इसमें बता दें कि ये जो है ना विन विन सिचुएशन है। हिंदुस्तान इस वक्त तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर उसमें हिंदुस्तान इसमें कामयाब हो जाता है कि वो 20% इथेनॉल मिलाए, तो आप समझ सकते हैं कि 24 बिलियन डॉलर की उसके इंपोर्ट की खर्चा बच जाएगा। और वैसे भी कस्टमर के लिए भी, जो यूज़र के लिए, उसके लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इथेनॉल जो है ना, ये शुगर फैक्ट्री जो है, शुगर केन जो होता है, उसका जो मोलेसिस निकलता है उसमें से बनता है। और अगर उसको हम इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और उसको ब्लेंड करें पेट्रोल में, तो उससे किसान का भी भला होगा। ज़ाहिर है, जो फैक्ट्री ओनर है वो कमाएगा, तो वो पासान करेगा, कस्टमर को पासान करेगा, किसान को पासान करेगा। अच्छा, एक तो माहौलियाती आलूदगी कम होती है और दूसरा पैसा भी बचता है। और अगर प्योर इथेनॉल बेचा जाए ना, तो वो तो सिर्फ 60 रुपया लीटर होता है, जबकि हम पेट्रोल जो है 120 रुपया लीटर ख़रीदते हैं। तो जितना हम उसमें इथेनॉल मिलाएंगे वो हमको सस्ता भी पड़ेगा और वो माहौलियाती आलूदगी को भी कम करेगा। अच्छा, इस सिलसिले में ब्राज़ील का मिसाल देना ज़रूरी है, क्योंकि ब्राज़ील ने जो है ना, वहाँ पर फ्लेक्स इंजन्स
यानी जो मोटर कारें वगैरह है ना, उनके जो इंजन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी फ्लेक्सिबल से उनकी मुराद ये है कि उसमें बैक वक्त दोनों फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पेट्रोल की टंकी भी होती है, इथेनॉल की टंकी भी होती है उसमें। और फिर वो उसका जो कंप्यूटर होता है, जो सेंसर्स होते हैं, वो खुद ब खुद उसमें मिलाता रहता है, भाई कितना मैं पेट्रोल लूँ और कितना इथाइल अल्कोहल लूँ, और जिससे और ज़्यादा बचत हो सकती है। अभी ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में नहीं आई, लेकिन अपने गडकरी साहब तो बोलते रहते हैं और बहुत जल्द उसको भी लाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की गाड़ियाँ ला सकें और ये फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल कर सकें, तो ज़ाहिर है फिर हम माहौलियाती आलूदगी को काफ़ी कम कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया है, और वो रह कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, या पहले तो सिर्फ वज़ीरिस्तान में हुआ करता था, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, फिर लकी मरवत, फिर इस्लामाबाद तक पहुंच गए। फिर पेशावर में उन्होंने पुलिस की जो मस्जिद थी वहाँ पर धमाका कर दिया। फिर कराची में आकर उन्होंने पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर हमला कर दिया, और इस तरह से उनके हमले बदस्तूर जारी है। अच्छा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो बलोच आज़ादी की तंजीमें, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी हमले करते रहते हैं सरकार यानी पुलिस या अफवाज या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। और उन्होंने कल इस सिलसिले की एक कड़ी में सखर कोयटा रोड पर वो सिबी में एक मेला था, वहाँ से पुलिस वापस आ रही थी, तो दो दहशतगर्द जो एक मोटरसाइकिल पे सवार थे, और ज़ाहिर है उनको बंधा होगा वो जो बेल्ट होता है ये एक्सप्लोजिव मटेरियल का। अभी वो तो फिर अभी जब भी पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी तो पता चलेगा। वो सीधे आके उस पुलिस की गाड़ी से टकराए, और जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे फ़ौरन 9 सिपाही जाँ बहक हो गए और 13 शदीद ज़ख्मी हो गए। अच्छा, ये हो सकता है इनमें नंबर में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल तो जल्दी में ये नंबर इकट्ठे किए गए हैं और उनको फिर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। और उनमें से जो ज़ख्मी हैं उनमें से भी अगर हो सकता है कि कुछ लोग जाँ बहक हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है इसके लिए। नाज़रीन, एक जमात है तहरीक जिहाद पाकिस्तान, उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर कबूल कर ली है। नाज़रीन, हम तो कहते रहते हैं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हिलारी क्लिंटन ने भी कहा था, हम भी कहते रहते हैं, पूरी दुनिया कहती रहती है कि जितना हो सके आप दहशतगर्दों से दूर रहें। लेकिन ये क्या समझते हैं कि ये दहशतगर्द जो है ना, ये हिंदुस्तान को 1000 कट्स देंगे और हिंदुस्तान का खाना ख़राब करेंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। कश्मीर तो आज़ाद होने से रहा, इसके बदले में अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि पूरे पाकिस्तान में वो जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। और इस तरह की हर रोज़ एक नई तंजीम जो है ना निकल आती है, जैसे ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान। और इस सिलसिले में हमने आपको बताया भी था कि FATF की तरफ से, FATF की तरफ से फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ रोज़ के बिल सैयद सलाहुद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन हिंदुस्तानी कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान में रहता है, रावलपिंडी में, और उसने जो है वो तकरीर की थी रावलपिंडी में। उसका कोई रिलेटिव था बशीरुद्दीन जो है पीर, उसको किसी ने
हलाक कर दिया था। अभी वो खुदा बेहतर जानता है, वो तो कहते थे कि ये राह का काम है, कुछ लोग कहते थे मोसाद का काम है। हमने आपको बताया था इस सिलसिले में, एक व्लॉग भी किया था। तो ऐसे लोग, और हाफिज़ सईद को देखा गया था, हाफिज़ सईद घोटकी में अभी कुछ रोज़ केवल देखा गया था, उधर जो है कन्वर्ट हिंदुओं को मुसलमान बनाने की एक तकरीब में वो शरीक हुआ था। ऐसे लोग, अच्छा सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि उसको 31 साल की सज़ा हुई है और वो जेल में, जबकि वो खुलम खुला घूम रहा है। और इस सिलसिले में हमने आपको एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि जावेद अख्तर जो हिंदुस्तान का मशहूर राइटर है और लारिसिस्ट है, वो पाकिस्तान गया था फैज़ मेले में शरीक होने। तो उसने उस वक़्त पाकिस्तानियों को आईना दिखाया था कि वो जो हमलावर थे जिन्होंने मुंबई में आके हमला किया था 26/11/2008 को, वो नॉर्वे से नहीं आए थे, मिस्र से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे और अभी भी पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं। तो जनाब, अगर आप इन लोगों को घूमने फिरने देंगे और उनको ऊपर नकील नहीं कसेंगे तो फिर वो सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको भी ऐसा ही नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो दोहरे मयार हैं आपके, खुदा रहा इनको छोड़िए और इनके ऊपर सख्ती कीजिए। नाज़रीन, कल नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की एक टीम आई थी लाहौर में ज़मान पार्क में इमरान खान को एक समन सर्व करने, क्योंकि वो उसकी जो भी बुलावा आता है उस पर आता ही नहीं है। तो अभी तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इमरान खान के चमचों ने, वो जो उसके चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं, उन्होंने नैब की टीम को इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया और वो नाकाम और नामुराद वापस चले गए, समन भी सर्व नहीं कर सके। उसके खिलाफ कितने केस कितनी कोर्टों में चल रहे हैं, वो किसी एक भी कोर्ट में वो शरीक, मतलब वो उसकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेता। 2 रोज़ केबल हमने कल बताया था, हमने 2 रोज़ केबल उसको गिरफ़्तार करने भी आए थे। इस्लामाबाद से पुलिस आई थी और लाहौर की पुलिस के साथ मिलकर वो ज़मान पार्क आए थे। तो वो कहीं छुप गया, लोग तो बोल रहे थे कि वो पलंग के नीचे छुप गया था, अगर अच्छी तरह से वो जांच करते तो वो मिल जाता उनको। खैर, मतलब उसको पकड़ न पाए और फिर जैसे ही वो चले गए तो फिर वो ज़ाहिर हो गया और फिर अखबारी नुमाइंदों से बातें भी करने लगा। अब ये हालत हो गई है कि उसको नैब के लोग नोटिस सर्व करना चाहते हैं तो वो नोटिस लेना भी नहीं चाहता। इस सिलसिले में उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट की भी दरख्वास्त दी गई, वो भी मंजूर नहीं हुई। इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट में जो है उसके खिलाफ जो नॉन बेलेबल वारंट निकाले गए हैं उनको कैंसिल करने के लिए दरख्वास्त दी गई। तो उस पर भी उन्होंने, सेशन जज ने मना कर दिया और कहा था कि 28 फरवरी को इसको हाजिर होना था, इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो कोर्ट में हाजिर हो और उसके बाद फिर वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे। लेकिन इमरान खान डरता है, उसे डर है कि एक मरतबा वो कोर्ट चला गया तो उसे सरकार पकड़ के सलाखों के पीछे धकेल देगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।